नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारी हिंदी नफरत और हिंसा से भरती जा रही है। अब वो प्रेम नहीं, गालियों की भाषा में तब्दील होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समाज में बढ़ती हिंसा भाषा पर हावी हो रही है, या भाषा एक हिंसक समाज करने में लगी हुई है? क्या ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है, मगर दोनों ही असहाय हैं क्योंकि इस परिघटना के पीछे कुछ और शक्तियां काम कर रही हैं? इन जरूरी प्रश्नों पर आपसे विचार करने का आग्रह करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, अंधा युग नाटक इतना लोकप्रिय क्यों है, इस विषय पर एक परिचर्चा में हिस्सा लेंगे जाने माने रंगकर्मी राम गोपाल बजाज, भानु भारती और कला समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी। वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में हिंदी साहित्य पर पश्चिमी प्रभाव पर टिप्पणी करेंगे, और अंत में ज्ञान चतुर्वेदी का नंगेपन की बढ़ती भूख पर कटाक्ष, उनके स्तंभ नाकाओं से बैर में। धर्मवीर भारती ने अंधा युग तकरीबन 75 साल पहले लिखा था, लेकिन इतने कम समय में ही ये नाटक कालजयी बन चुका है। आलम यह है कि तमाम जाने माने निर्देशक इस नाटक को बार बार खेलते हैं और दर्शकों के बीच भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है इस नाटक में जो लगातार रंग कर्मियों और रंग प्रेमियों दोनों को अपनी तरफ खींचते हैं? आज की परिचर्चा इसी मुद्दे पर केंद्रित है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने रंग कर्मी राम गोपाल बजाज, भानु भारती और कला समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। बजाज साहब, पहला सवाल आपसे है। आपने हाल में अंधा युग का फिर से मंचन किया। आप इतने सालों से रंग कर्म कर रहे हैं, क्या वजह है कि अंधा युग बार बार लौटता है? अंधा युग क्यों हमारे निर्देशकों की पसंद है, हमारे दर्शकों में इतना लोकप्रिय है? उसके क्या कारण देखते हैं आप? एक तो जो इसका कथानक है, जो इसकी पूर्व पीठिका है, वो महाभारत पर आधारित है। दूसरे, युद्ध और मनोवृत्तियों की विकृति हमेशा की समस्या है आदमी के विकास की, इसलिए उससे जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और जिस तरह से भारती जी ने इसको लिखा है, तो वो महाभारत काल से लेकर के, विष्णु पुराण से लेकर के, श्रीमद् भागवत से लेकर के, लेकिन है तो महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या। और ये देखिए ना, अंदाजा है ना ये कि ये 51 या 52 में, 1951-52 में छपा था नाटक, तो 50 के आसपास लिखा गया। तो उस वक्त जो भी विश्व चेतना रखता था, उसके लिए सबसे बड़ी विभीषिका क्या थी? तभी तभी तो तृतीय महायुद्ध समाप्त हुआ था, तभी वो नाटक आ रहे थे जिसको अर्थहीनता का नाटक कहते हैं, प्लेज ऑफ एब्सर्डिटी। तो एब्सर्डिटी वहां लगेगी जहां पुनर्जन्म की कोई अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म हमारी साइकी में है। क्या कारण है रामलीलाएं होती रहती हैं? क्या कारण है कि दूसरी लीलाएं होती रहती है? क्या कारण है कि शेक्सपियर होता रहता है? क्या कारण है कि ग्रीक ट्रेजेडीज होती रहती है? ये मानव मन की शाश्वत अवस्था है। युद्ध की विभीषिका, मृत्यु, मूल्यों का ह्रास और मूल्यों के प्रति आशा, ये हमारी जीवन की अनिवार्यता है। और ये इस नाटक में बीज रूप से है, सूत्र रूप से भी।
मुझे खेद में भानु जी को देख करके कि भानु जी की विशाल प्रस्तुति मैं नहीं देख पाया। मैं सचमुच में मेरे मन में रह गया, काश कि मैं आ पाता, क्योंकि भानु जी की प्रस्तुतियों का मैं एक बड़ा चाव भरा दर्शक रहा। आपका और कोई प्रश्न? जी भानु जी, आपके हवाले से भी मैं यही समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि जैसे बजाज साहब ने कहा कि ये पूरा नाटक जिन मनोभावों को प्रकट करता है, जिन विकृतियों को जाहिर करता है, जिन समस्याओं को उठाता है, वो एक तरह की उनमें शाश्वतता है और उसमें लोगों की रुचि भी रहती है। और उसमें जाहिर है कि जो रंगकर्मी हैं उनको भी बहुत कुछ करने के लिए उसमें दिखता होगा, इसीलिए बार बार रिपीट होता है, बार बार उनके मंचन होते हैं। निश्चित। हालांकि इतनी बार नहीं होता, इतनी बार नहीं हुआ अंधायुग जितनी बार और जितनी जगह इसको खेला जाना चाहिए था। फिर भी बहुत हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय नाटकों में अंधायुग ही ऐसा नाटक है जिसे न सिर्फ हर निर्देशक ने किया है, बल्कि कई निर्देशकों ने इसे कई कई बार किया है और हर बार अलग मानी उसमें से बरामद हुए हैं। जैसे पहले मैंने इसको सबसे पहले काठमांडू में, मेरा ख्याल है 97 या 98 में नेपाली में खेला था। और वो वक्त ऐसा था जब नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहुत उथल पुथल थी और वहाँ के एक प्रमुख नेपाली अखबार में उस पर एक संपादकीय था जिसका शीर्षक था अंधे युग में अंधा युग का मंचन। तो ये इसकी प्रासंगिकता है। देखिए, जो जैसा बजाज साहब कह रहे थे कि कुछ शाश्वत प्रश्न हमारे सामने हमेशा से रहे हैं, जीवन और मृत्यु की ताकतों के बीच के संघर्ष, इसी तरह से अंधेरे से प्रकाश की ओर गमन की इच्छा। तो ये जो शाश्वत वो हैं, और फिर सत्य को लेकर के हर क्षण होती है मृत्यु प्रभु की, कहीं ना कहीं अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। तो ये जो प्रभु की मृत्यु है, गांधी ने हमें बताया है कि सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य हताहत होता है, सत्य की हत्या होती है और अंधियारा और गहरा होता जाता है और हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। और इसीलिए हम लौट लौट के अंधा युग की तरफ आते हैं। एक कथा अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो एक तलाश शाश्वत मनुष्य के सामने रही है और जब तक ये तलाश है तब तक अंधा युग की प्रासंगिकता बनी रहेगी और लोग उसे खेलते रहेंगे, बार बार खेलते रहेंगे। जी रविंद्र जी, मैं आपके हवाले से ये समझना चाहता हूँ कि जैसे निर्देशक को तो बहुत कुछ इस नाटक में दिखता है करने के लिए। जो क्रिएटिव लोग हैं वो जब जीवन के बहुत सारे पक्षों को और बहुत सारे आयामों को एक साथ किसी जगह देखते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं उनके लिए खुल जाती है। दर्शकों के लिए क्या संभावनाएं दिखती हैं? दर्शक क्यों बार बार अंधा युग की तरफ लौटते हैं? क्या एक समाज में वो जो जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं भानु जी और बजाज साहब, वो एक निरंतर बनी रहती है और इसलिए इस नाटक का आकर्षण भी इसी वजह से लगातार बना रहता है? निश्चित। देखिए, मतलब दर्शक समाज का हिस्सा है और नाटक तो वैसे भी सामूहिक कर्म है जहां दर्शक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वो वो एक पैसिव स्पेक्टेटर नहीं है नाटक में, उसका जीवंत पार्टिसिपेशन है उसमें।
और वो जो चिंताएं, जो कुछ एस्पेक्ट्स, जो कुछ आयाम निर्देशक को दिखते हैं, और जब एक ही कथा वस्तु अलग अलग तरीके से उद्घाटित होते हुए दर्शक देखते हैं, तो उनकी रुचि उसमें लगातार न सिर्फ बनी रहती है, बल्कि उसके प्रति और उत्सुक होते हैं कि अच्छा, मैंने अंधा युग आज से 10 साल पहले देखा था, अब बजाज साहब अगर कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, और उसमें क्या नया कुछ संभावनाएं तलाशी गई हैं। तो वो उत्सुकता भी लगातार दर्शकों के बीच मुझे लगता है बनी रहती है, जो उन्हें बार बार हर प्रस्तुति तक खींच कर लाती। जी रविंद्र जी, इसी पर मैं आपकी भी टिप्पणी चाहता हूं। आपने इस नाटक में दर्शकों के लिहाज से ऐसा क्या पाया जो दर्शक बार बार लौट के आते? जैसा अभी भानु जी ने कहा कि प्रस्तुतियां भी नई नई होती हैं, नए नए ढंग, नए नए उसमें प्रयोग होते हैं, उनका एक अपना आकर्षण होता है जो रंगमंच के नियमित दर्शक हैं उनके लिए। लेकिन जो नियमित दर्शक नहीं रहे हैं वो क्यों आते? देखिए मुकेश जी, इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज रेखांकित करना चाहूंगा कि मैंने अभी बजाज साहब ने जो प्रोडक्शन किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंच, उसको देखा और वो एक बहुत ही शानदार नाटक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी, एक ग्रेट प्रोडक्शन बाय NSD रेपर्टरी। बजाज साहब इसको पहले भी कर चुके हैं, इस बार भी किया, पर बहुत अच्छा लगा। और 10 साल पहले मैंने भानु जी ने जो प्रोडक्शन फिरोज शाह कोटला में किया था, उसको भी मैंने देखा था। वो भी बहुत बड़ी प्रस्तुति थी, बड़ी भव्य प्रस्तुति थी और बड़ी शानदार प्रस्तुति थी, और उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली थी बज्जू भाई के इस प्रस्तुति को। अब देखिए, जो बात मैं आता हूँ, जो आपका सवाल है कि जो साहित्य है या रंगमंच है या जो संगीत है, उसमें तो जो भावक है, जिसको अरस्तु ने कहा है विरेचन का जो सिद्धांत लागू होता है कि आप एक जब नाटक को देखते हैं, कलाकृति को देखते हैं, एक संगीत समारोह में रुकते हैं, कोई पाठक होते हैं, तो आपको नई नई अनुभूतियां होती हैं। एक उपन्यास, एक कविता जो है, आप कोई भी कविता उठा लीजिए, निराला की उठा लीजिए, टैगोर की उठा लीजिए, आप जब बार बार पढ़ते हैं तो नए नए उसके संदर्भ खुलते हैं, नया नया स्वाद होता है। फिर नाटक में वह बात और स्तर पर होती है, क्योंकि नाटक में अभिनेता बदल जाते हैं, नाटक में कॉस्ट्यूम बदल जाता है, नाटक में वो लाइट डिजाइन बदल जाता है, वो सबके होते हैं। लाइट डिजाइन बहुत अच्छा भारू जी के इसमें था, और इसमें बज्जू भाई ने जो किया उसमें भी किया, और जो अभिनेता थे वो दोनों भी बहुत अच्छे थे। और लेकिन अलग प्रसंग हो जाता है। अब देखिए, जो बात कही अभी भानु जी ने कही, उद्धरण कोट किया अंधा युग का, ये कथा जो की है अंधों के माध्यम से। लेकिन ये अंधे कौन है? ये अंधा सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं है, ये युग का अंधत्व है। युग का अंधत्व क्या है? वो युग और युद्ध का अंधत्व है। वो क्या है कि अंधा युग में जो दो मूल चरित्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये नाटक लिखा गया है, वो है गांधारी और अश्वत्थामा। गांधारी ने तो अपना अंधत्व खुद अर्जित किया था, यानी कि अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन अश्वत्थामा प्रतिहिंसा में अंधा हो गया था। और गांधारी भी इस नाटक में भी नहीं, महाभारत में भी वो प्रतिहिंसा में पट्टी बांधती है, प्रतिहिंसा में ही अधिक वो अंधत्व उसने हो गया था। उसका मेटाफोरिकल भी था, रियल भी था, पट्टी बांध ली थी, और मेटाफोरिकल भी वो अंधी हो गई। और इनकी जो प्रतिहिंसा है, भारतीय उस ओर भी इशारा करते हैं कि जब आप प्रतिहिंसा से करते हैं, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, जो जाके उत्तरा के गर्भ पर गिरा, वो तो प्रतिहिंसा से था ना। और जो इस नाटक में गांधारी में, अंधा युग में जो गांधारी शाप देती है कि तुम्हारी वही गति होगी कृष्ण को, तो कृष्ण उसको कहते हैं कि प्रभु हूं या अपराध पर तुम माता हो, और तुम्हारा स्वीकार है मुझे, जो तुमने मुझे शाप दिया है। तो ये जो है, ये प्रतिहिंसा, बदले की भावना, भारती ने खुद अंधा युग की भूमिका में लिखा है कि कैसे वो नाटक गांधारी के प्रतिहिंसा में लिख रहे, लेकिन धीरे धीरे क्रम में वो अश्वत्थामा की भी प्रतिहिंसा हो गई। क्योंकि अश्वत्थामा जो है, अपने पिता की जो हत्या हुई थी, अश्वत्थामा अतो नरो वा कुंजरा, जो युधिष्ठिर ने कहा था, उसके बाद वो भी मेटाफोरिकली अंधा हो गया था, मेटाफोरिकली हुआ था।
तो ये जो अंधत्व है ये कई बार जो चरित्रों में होता है, महाभारत के चरित्र जरूर हैं लेकिन ये समकालीन चरित्र भी हो गए हैं, इसलिए जब हम आज का दर्शक इसको देखता है या कभी आज के 10 साल के बाद भी देखेगा, या पहले भी हुआ है, भानु जी ने भी पहले किया है, बजाज साहब ने भी पहले किया है, अलका जी ने किया है और भी निर्देशकों ने किया और लगातार कर रहे हैं। अंधा युग का टेक्स्ट की यही खूबी है कि वो महाभारत के चरित्रों के माध्यम से आज हमारे समकालीन समय का, आज के इतिहास के इस दौर का जो एक व्यापक पैमाने पर कई तरह के अंधत्व प्रचलित हो रहे हैं या चालू हैं या जो हमारे समाज में मौजूद हैं, उसको देखने के मजबूर करता है। जब आप नाटक देखते हैं, जब अभिनेता एक्सीलेंट एक्टिंग, एक्सीलेंट लाइट डिजाइन, एक्सीलेंट म्यूजिक, एक्सीलेंट सेट डिजाइन, और तो इस तरह का जो नाटक है वो हर बार नाटक बदल जाता है। निर्देशक अगर एक भी रहे, अगर बजाज साहब या भानु जी अगर तो दूसरा करें और उनके लाइट डिजाइनर बदल जाए, उनके सेट डिजाइनर बदल जाए, उनके ड्रेस डिजाइनर बदल जाए और उनके अभिनेता बदल जाए, क्योंकि अभिनेता भी नया अर्थ देता है, तो हर अभिनेता इसको, एक नाटक का टेक्स्ट वही रहता है लेकिन अभिनेता की वजह से या निर्देशक की युक्तियों की वजह से वो नाटक बदल जाता है। जी मुकेश जी। जी भानु जी, भानु जी, अभी बजाज साहब ने जिक्र किया कि जिस तरह से रामलीलाएं लोकप्रिय हैं या दूसरी रासलीला या इस तरह की तमाम जो हमारे मिथकों से निकली हैं, उनकी जो लोकप्रियता है, क्या अंधा युग की लोकप्रियता में उसकी एक बड़ी भूमिका है, या आपको लगता है कि अंधा युग का नया जो इंटरप्रिटेशन, अंधा युग में जो नया इंटरप्रिटेशन मिलता है महाभारत का, वो उसका आकर्षण का मुख्य बिंदु है? मुझे लगता है कि देखिए, रामलीला या किसी रासलीला या उनका बिल्कुल ही एक अलग संदर्भ होता है और जो कि मूल रूप से धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा कहीं पर होता है, लेकिन वैसा अंधा युग की प्रासंगिकता वो नहीं है। अंधा युग में हम अपने आसपास घटती घटनाओं को, हम अपने समय को प्रतिबिंबित होते हुए देखते हैं, और वो जो है वो अंधा युग की प्रासंगिकता ही नहीं है, वो उसका एक गहरा आकर्षण है कि हम एक चमत्कृत उससे कि महाभारत आज भी इतना प्रासंगिक है और आज भी हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाश रहे हैं जो वेदव्यास कभी तलाश रहे थे। तो ये जो है, ये एक चिंता का विषय भी हमारे लिए होता है, और दूसरा ये भी होता है कि हमें बहुत गहराई से चीजों को पुनः पुनः देखने की एक गहरी इच्छा हमारे भीतर जागती है। अब देखिए, मैंने जब अभी जिस प्रस्तुति का जिक्र रविंद्र जी कर रहे थे, जब मैंने अभी लेटेस्ट उसे 2011 में जब किया, तो हमेशा से लोगों को ये एक एंटी वॉर प्ले लगा है, लेकिन इस बार करते हुए मेरे केंद्र में संजय आ गया कि वो संजय, माफ कीजिए, आप और हम सब संजय हैं, हम चीजें होते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें इंटरवीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, और अब अंधों से आप हाथ उठा के वेदव्यास हो, कोई हो, मतलब, और फिर धर्मवीर भारती तक वही पुकार है, और वो पुकार हम सब लोग करते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन वो अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। तो और एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, जिसे दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। और अब तो जिस वक्त में हम रह रहे हैं उसमें पांडव और कौरवों की
जो पहचान है वही इतनी ब्लर्ड हो गई है कि कल के कौरव आज के पांडव नजर आने लगे हैं, और आज के पांडव कल के कौरव पांडव, और कल के पांडव कौरव। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, तो ये तो बहुत ही, तो अब ये बहुत अब इसे अभिव्यक्त और बहुत सशक्त रूप से अभिव्यक्त ये नाटक करता है। एक प्रासंगिकता इसकी ये है। दूसरा, जैसा रविंद्र जी कह रहे थे कि भानु जी मैं आपके पास आता हूँ, भानु जी मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर लूं जी प्लीज। जैसा रविंद्र जी कह रहे थे कि इसमें इसकी जो कथ्यात्मक प्रासंगिकता है, उसके अलावा ये भी है कि एक निर्देशक के लिए और एक अभिनेता के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। इतना बड़ा फलक बहुत कम नाटक हमें देते हैं जो अंधा युग देता है। तो ये भी एक वजह है कि इसकी जो कलात्मक चैलेंजेस हैं इसमें, वो भी निर्देशकों को भी और अभिनेताओं को भी और उनके माध्यम से दर्शकों को भी आकर्षित करते हैं, करते रहे जी। बजाज साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, वो तो आप बोलेंगे ही, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जैसा अभी भानु जी ने कहा कि इस नाटक में निर्देशकों के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है और अभिनेताओं के लिए बड़ी गुंजाइश है। इस नाटक के जो मुख्य पात्र जिनका जिक्र अभी रविंद्र जी ने भी किया, अश्वत्थामा या गांधारी, ये इतने मजबूत पात्र हैं जिनके बारे में वैसे हमने बहुत कम देखा है, लेकिन इस नाटक के मार्फत एक उनके चरित्र के बहुत सारे नए पक्ष भी उजागर होते हैं। क्या अभिनेता के लिए ये एक अवसर होता है अपने आप को उन पात्रों में, उन किरदारों में लाकर अपना बेस्ट देने का, जो इस नाटक को मजबूत बनाता है? बजाज साहब, मेरी समझ से आवाज आ रही है? जी जी। मेरी समझ से इस नाटक में सारे दृश्य तत्व के बावजूद शब्द प्रमुख हैं। और एक जगह भारती जी ने नाटक को रोक करके वंदना की है कि तुम जो हो शब्द ब्रह्म, दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो शक्ति दो कि मैं तुम्हारी मृत्यु का वर्णन कर सकूं प्रभु के बारे में। लेकिन वो प्रभु के बारे में ने तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ। तो ये शब्द के पीछे अर्थों की तलाश जिस तरह से है, तो मैंने जब 1992 में इसको किया था तो तब किया था जब इसके आगे पीछे सेट नहीं था, विशेष तरह से दर्शकों को चारों ओर बैठाया था। मेरे लिए इसमें दृश्य तत्व कौन है प्रमुख, वह द्वंद्व है जो मानस में चलता है और जिसको शब्द पकड़ने की कोशिश करता है और जिसका रेफरेंस भारती जी ने विष्णु पुराण से दिया है। और विष्णु पुराण में सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जनता उनसे छिप छिप करके दिन काटेगी। ये सारा विष्णु पुराण से रेफरेंस लिया, तो इसकी कंटेम्परेरीनेस जो है वो तो तलाशने की जरूरत नहीं है, वो बहुत एविडेंट है। इसलिए शब्द का उच्चार और उसके पीछे के अर्थ और उसमें नए अर्थ मिल सकें और अपने समय के अर्थों से जुड़ सकें। मैं तो समझता हूं आज का शासक भी इस नाटक को देखने के लिए आएगा तो डरेगा कि ये मेरे बारे में तो नहीं लिखा गया है। और साथ साथ वो जो दो वृद्ध प्रहरी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपकी समसामयिक जनता और सामान्य व्यक्ति हैं जिन पर कोई असर नहीं पड़ता किसी भी ऐसे संकट का, और सबसे ज्यादा वो उससे प्रभावित भी होते हैं, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते। ये एक लगातार समस्या है
जिसलिए इस नाटक में हम बार बार आते हैं। मुझे इस तरह की प्रतिक्रियाएं, जब मैंने तेलुगु में इसको 2002 में किया था हैदराबाद में, या असमिया में किया 2006 में, हर जगह इसका कारण अर्थ की तलाश है। शब्द के पीछे अर्थ की तलाश का नाटक है ये, और अंत में वाक्य की तरह से वहीं पर उसी अपील के साथ एंड होता है कि उतना जो अंश हमारे मन का है, मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, दासता, भय और पराजय से। तो इसमें जैसे भानु जी ने कहा, ये सही है कि इसमें तरह तरह से, अलकाजी साहब ने इसको 2-3 तरह से किया था, M.K. रैना ने 2 बार किया था, एक में मैंने भाग भी लिया था, युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर जो सिंहासन मिला है, जो जिसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है, प्रजाएं जो मिली हैं वो उनके पीछे भी अंधेपन की एक परंपरा है। तो ये हमारी आज की जो जनता, आज के मतदाता, इनका जो अंधापन है या इनका जो अज्ञान है, उसकी तरफ भी रेफर करता है। इस बात को हम ना भूल जाए। मैं इतना ही ध्यान दे रहा हूँ। बहुत 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 शानदार। तो रविंद्र जी, ये एक समकालीनता कैसे कालजयी बन जाती है एक रचना के माध्यम से? एक रचना किस तरह से इस समकालीनता को लेकर एक कालजयी रचना में तब्दील हो जाती है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं आपके फिर से एक बार आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं 1-2 बात और कहना चाहूंगा। बजाज साहब ने अभी कहा कि ये शब्दों का नाटक है, जो कि सही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि ये शब्दों का नाटक है, शब्द के पीछे के अर्थों की तलाश का नाटक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अंधा युग एक नाटक के तौर पर लिखा भी नहीं गया था, ये एक रेडियो नाटक के तौर पर लिखा गया था। गलत, और गलत, गलत, गलत काव्य था, ये गलत काव्य था जी। भारती जी ने उनसे मेरी निजी वार्ता भी हुई है, और अपनी भूमिका में साफ लिखा है कि उन्होंने नाटक के तौर पर लिखा था। ये पहली बार प्रोड्यूस रेडियो नाटक के तौर पर हुआ, इसलिए ये भ्रांति फैली हुई है या फैलाई गई है। चलिए, जो सार्वजनिक, जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने बात कही, अच्छा हुआ आपने भारती जी के संदर्भ से बात कही कर दी, लेकिन बहरहाल इसकी जो आरंभिक स्वीकृति हुई थी, छपे हुए नाटक में भारती जी ने इस बात को अपनी भूमिका में बड़ा साफ किया है। अच्छा, चलिए, पढ़ लीजिए। बहरहाल मैं इसकी एक इसका जो रेडियो वाला प्रसंग है, वो ये नाटक जब हुआ पहली बार तो इलाहाबाद के रेडियो से प्रसारित हुआ था। इसमें जो शब्द सौंदर्य है वो भी उद्घाटित हुआ था। लेकिन आपने जो बात कही है अभी कि ये जो समसामयिकता का जो इसका जो संदर्भ है, वो ये हर क्लासिक कृति में होता है, और कोई कृति जब क्लासिक बनती है तो एक प्रक्रिया में बनती है। वो रातों रात क्लासिक तो बनती नहीं है, रातों रात जब लिखी दिया है तो क्लासिक नहीं बन गई। जब इसको किया गया मंच पर, और जब इसका वाचन भी इसके बहुत हुए हैं, बजाज साहब ने भी वाचन किया है, सदैव दुबे उनका बहुत अच्छा वाचन करते थे, जो मैंने उनका सुना था त्रिवेणी में, उनका एक वाचन अंधा युग का मैंने सुना था। सदैव दुबे बहुत अच्छा वाचन करते थे। तो अंधा युग एक प्रक्रिया में क्लासिक बना है, दर्शकों के बीच जाकर के बना है, निर्देशकों के बीच जाकर के बना है, और ये रंगकर्मियों के बीच जाकर के। अभी भी अंधा युग जो है, जो बहुत से जो एक्टर्स होते हैं, बहुत से जो जानते हैं, भानु जी भी जानते हैं और बज्जू भाई भी जानते हैं, कि बहुत से अपना स्पीच तैयार करते हैं अंधा युग के कोटेशन को लेकर के, अंधा युग के अंश को लेकर के अपना स्पीच तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में एक नाटक बनता है, और सारे नाटक ऐसे ही बनते हैं जो क्लासिक बनते हैं, चाहे शेक्सपियर का नाटक बने, चाहे वो ब्रेख्ट के नाटक बने, चाहे वो ग्रीक नाटक हो। जब वो बार बार होते हैं और एक निर्देशक एक दृष्टि देता है हर टेक्स्ट को, यानी कि ठीक है अंधा युग क्लासिक बना, प्रोसेस में बना, पर ऐसा नहीं है कि वो हर निर्देशक उसको एक ही तरीके से पढ़ेगा, हर निर्देशक उसको एक ही तरीके से व्याख्यायित करेगा।
मैंने जो प्रस्तुतियां देखी हैं, मैंने तो एम के राणा वाली प्रस्तुति नहीं देखी है, पर बजाज साहब की प्रस्तुति देखी, भानु जी की देखी और भी देखी। मूल यही है, मूल तो, लेकिन जब निर्देशक उसको मंच पर करता है तो उसको नया रूप दे देता है, और इस वजह से भी नाटक युग युगों तक नया होता जाता है, जिसको शब्द है पुनर्नवित। तो हर युग में वही नाटक, ग्रीक नाटक, मैं फिर कहूंगा ग्रीक नाटक को ले लीजिए, चाहे और भी नाटक लीजिए, वो पुनर्नवित इसलिए होता है कि उसमें आने वाले युग की वाणी भी सुनाई पड़ती है, उसकी आशाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी हसरतें, उसके निराशाएं भी मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी चीज है। वो जब उस कलाकृति के माध्यम से, उस लेखन के माध्यम से, और ये भी ध्यान रखने की बात है कि अंधा युग एक काव्य नाटक भी है, ये प्रोज में लिखा हुआ नाटक नहीं है, कविता में लिखा हुआ, इसलिए इसको हैंडल करना भी आसान नहीं है। ये ठीक है कि नाटक कई निर्देशकों ने किया है, पर जिस नाटक को कविता की या लिटरेचर की व्यापक समझ नहीं होगी, वो भी इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो क्लासिसिज्म है, इसका जो प्रासंगिकता है, या इसका जो समसामयिकता और प्रासंगिकता में कोई खास फर्क नहीं है, जो प्रासंगिक होता है वो समसामयिक भी होता है। वो इस कारण से भी है कि इसमें तीन चीजें अंतर गुम्फित हैं। पहला तो ये महाभारत की कथा है, वहां से ये लिखा गया है। दूसरा, ये अपने आप में एक युगीन अनुभव, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जो युद्ध की भयावहता थी, उसमें जो निराशाएं जन्म ले रही थी, क्योंकि अणुबम का ब्रह्मास्त्र जो है, जब आप सुनता है दर्शक उसको कि ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा कहता है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने उत्तरा के गर्भ पर, तो उस अणुबम जो छोड़े गए थे उसकी याद भी दिलाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो विनाश होगा या लोगों का जो विनाश होगा, जो हानि होगी, उसकी याद भी दिलाता है। तो ये दूसरा है। और तीसरा जो मैं कहता हूं, निर्देशक और अभिनेता जब दोनों का आपस में मेल होता है, और इस नाटक में कई बार हुआ है, जो मैंने सुना है, अलका सिंह के प्रोडक्शन में नहीं देख पाया था, उसमें तो मैं दिल्ली में था ही नहीं, लेकिन जितने नाटक मैंने देखे हैं, और भी कुछ हुआ, निर्देशकों ने भी किया। मुझे लगता है रवीन जी से संपर्क टूट गया। भानु जी, मैं ये चुनौती की बात हो रही थी, एक चुनौती तो जो बजाज साहब ने कहा कि वो शब्दों के अर्थों की तलाश का नाटक, अब ये कोई बहुत ही समर्थ निर्देशक होगा जो ये तलाश को आगे ले जा पाए, रिपीट करने के बजाय। दूसरी तरफ चूंकि ये काव्य में लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है, उसकी समझ हो, और तीसरा इस नाटक की अपनी जो विराटता है, जो इसका अपना दर्शन है, उसको समझना भी एक चुनौती है। तो बतौर निर्देशक, आप लोग तो जाने माने निर्देशक हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए अगर हम इस नाटक की बात करें तो वो किस तरह से इस चुनौती को हैंडल करेंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस नाटक को ऐसा कुछ बना दें कि लोग डरने लगे इस नाटक को करने से। ये नाटक सहज रूप से आपको एक आमंत्रण देता है अपने भीतर बैठने का। अब हम उसे अगर बड़े, जो बजू भाई कह रहे हैं कि शब्द का संधान तो देखिए हर नाटक करता है, ध्वनि और ध्वनि के पीछे के अर्थ और उन अर्थों के, और वाचिक नाटक का एक बहुत बड़ा आयाम हमेशा होता है, हर नाटक में होता है। काव्य नाटक जहां उसे एक तरह से दुरूह बनाते हैं, वहीं शायद उसे और सहज भी बना देते हैं। वो बातें जो आप प्रोज में कहने के लिए बहुत टाइम लेंगे, वो काव्य नाटक बहुत सहजता से, बहुत आसानी से कह देगा। अब यह कथा अंधों की है या कथा ज्योति की है, अब ये काव्य में जिस तरह से इसे अभिव्यक्ति मिल गई, वो आप देखिए कि प्रोज में आप यही बात अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसका बहुत एक अलग। लेकिन मैं एक बात
कहना चाहता हूं कि कोई भी नाटक सामायिक ही होता है। जो प्रस्तुति होती है, आप भले से ऐतिहासिक नाटक करें, आप पौराणिक चरित्रों को लेकर के कोई नाटक करें, आप जो भी नाटक करते हैं, आप ग्रीक ट्रेजेडी को आज अगर खेलें तो उसमें जो मेरा समय है वो उसमें घुस आएगा, वो वर्तमान ही होगा, वो इतिहास नहीं होता। नाटक केवल वर्तमान में जिंदा रहता है, ना उसका कोई इतिहास है, ना उसका कोई भविष्य है। वो हमेशा क्लीन स्लेट पर शुरू होता है और फिर अपने अंत होते हुए वो स्लेट को उतना ही क्लीन छोड़ के जाता है। और यही उसकी दुर्बलता भी है, यही उसकी कमी आप उसको कहें, और यही उसकी शक्ति भी है कि वो वर्तमान में है, वो यहाँ और अभी है, और वो दर्शकों के सामने नहीं, दर्शकों के साथ है, और उनके साथ एक जीवंत संवाद, एक जीवंत अनुभव बांटते हुए, वो एक अनुभव है, वो एक घटना है जो आप उसे ऐसे सुना देने से नहीं, वो घटते हुए देखने से, आप उसका पाठ भी करेंगे तो वो नाटक श्रोता के मन में घटित होता रहेगा, तब वो सार्थक होगा पाठ। और मुझे नहीं लगता कि ये केवल एक वाचिक चैलेंज हमारे सामने रखता है, या ये मूलतः एक वाचिक, उसको ये जितना शब्द है उतना ही दृश्य भी है, और यही अंधा युग की चुनौती भी है और खूबी भी है। और चुनौती तो देखिए हर नाटक होता है, आप कोई भी नाटक उठाएं, वो उसकी प्रस्तुति एक चुनौती है किसी भी निर्देशक, किसी भी अभिनेता के लिए। तो अंधा युग अगर मैं चुन रहा हूं तो मैं अंधा युग से जूझ भी रहा हूं और उसे अपने तई ग्रहण कर रहा हूं, और उस प्रक्रिया में मैं खुद बदल रहा हूं, और मैं सीख भी रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि आप बार बार उस नाटक को करते हुए आपको लगता है कि फिर भी कुछ छूट गया, आपने आपने जो जो समझा, जो जिस तरह से उसे प्रस्तुत करने का, उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ फिर भी अनकहा रह गया, और वो अनकहा जो रह जाता है वही हमें बार बार उस नाटक की तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, और आप उसे एक अलग संदर्भ में, एक अलग तरह से फिर से बरामद करते हैं अपने तय। जी, तो बजाज साहब, अंतिम प्रश्न आपसे है कि आपने अभी ही इसका मेंशन किया है, तो क्या छूट गया जो अब अगली बार आप समेटना चाहेंगे अपने नाटक में, अंधा युग? देखिए, अच्छा, अगली बार के बारे में तो मैं अभी अब सोच नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं एक दूसरे नाटक से उलझा हूँ, लैला मजनू, साथ साथ उन्हीं एक्टर्स के साथ। तो और वह के जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ यह नहीं बहुत सोच सकता कि अंधा युग को अभी दोबारा मैं किसी और रूप में करूंगा। वाचिक पढ़ता रहता हूँ, कविताएं पाठ करता रहता हूँ, ये सब बहुत है मेरे लिए। मैं यह जानता हूँ कि इस तरह की कृतियां हमेशा नहीं हुआ करती, कभी कभी हुआ करती हैं। और पिछले 1,500-2,000 सालों में जो रचनाएं हुई हैं विश्व साहित्य में, उसमें से अंधा युग एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि एक अकेली कृति में
मानव के इतने अंतर विरोध, इतने मूल्यों का संकट एक साथ, मैं कह सकता हूं कि शेक्सपियर के सारे नाटकों में जितनी उक्तियां हैं उतनी उक्तियां इस अकेले नाटक में है, जिसमें आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा, या अंधे हैं कुछ भी क्या देख सके अब तक जो प्रहरी बोलते हैं, या एक एक कर जिस सारे पहिए उतर गए हों, जिस धुरी से वो निकम्मी धुरी, क्या तुम हो प्रभु, क्या तुम हो। इस तरह के कई सारी उक्तियां हैं जो एक अकेली कृति में मैंने बहुत कम पाया है। सारे विश्व के नाट्य साहित्य को, महत्वपूर्ण नाट्य साहित्य को पढ़ने का लगभग दावा कर सकता हूं मैं, क्योंकि अलकाई साहब के छात्र रहे और बहुत सारी कृतियां पढ़ी हैं। उसमें से एक अकेले नाटक में मुझे इतने बोध, इतने प्रश्न, इतने रियलाइजेशन और कन्फ्रंटेशन मिलते हैं, और ये मानवीय अनुभव की विरलता, विशिष्टता और विविधता का एक संचय है। मैं इस रूप में बात को पूरी करना चाहूंगा। वाह वाह, आपने तो अंधा युग का एक तरह से पूरा एक निचोड़ सामने रख दिया इस पूरे नाटक का। लेकिन रविंद्र जी का संबंध टूट गया था, इसलिए मैं चाहूंगा कि अंतिम टिप्पणी उनकी ले ली जाए। रविंद्र जी, जो कुछ बाकी रह गया हो अब आप कह दीजिए। नहीं, बाकी तो देखिए कुछ नहीं रह गया है, और जैसा कि मैं मानता हूं वो कि मैं नाटक लिखता भी हूं, नाटक पर भी लिखता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अंततः रंगकर्म जो है, रंगकर्मी है, यानी कि वो निर्देशक और अभिनेता, वही नाटक को बड़ा बनाते हैं। क्योंकि नाटक तो बहुत लिखे गए, लेकिन जब एक कल्पनाशील निर्देशक के रूप में किसी कृति को मंच किया जाता है, मंच पर पेश किया जाता है, तो उससे उस नाटक का क्लासिसिज्म, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं, उसका क्लासिसिज्म और बढ़ जाता है। तो एक अंधा युग ने अभी, जैसा कि अभी हमने सुना बजाज साहब ने किया, उसके पहले भानु जी ने भी किया था, और भी कई निर्देशकों ने किया है। पर मुझे ये भी लगता है, ये संभावना भी दिखती है, और मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि अगले 10 वर्षों के बाद कोई नया निर्देशक आए और अंधा युग को नए ढंग से भी पेश करे। यही क्लासिक की विशेषता होती है। शेक्सपियर भी कई तरह से होता है। जो शेक्सपियर के जमाने में होता था वही नहीं हो रहा है, वो आज बदल गया है। तो अंधा युग को समझने की प्रक्रिया आगे और बढ़ेगी, नए निर्देशक आएंगे। निर्देशक व्याख्याकार होता है, दरअसल एक निर्देशक एक कृति को व्याख्यायित करता है। तो मुझे लगता है कि जो युवा निर्देशक आएंगे आने वाले वर्षों में, और आएंगे, मैं ये मानता हूं कि अभी हमारी जो बहुत से नाटक के संकट हैं, लेकिन यह भी है कि नाटक में बहुत नई प्रतिभाएं, बहुत ही विरल प्रतिभाएं आ रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अंधा युग के खास करके, क्योंकि हम उस नाटक के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में कुछ युवा निर्देशक इसको और नए तरीके से पेश किए हैं करेंगे। ये इसके क्लासिसिज्म का एक और प्रमाण होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अंधा युग के बारे में इतनी दिलचस्प बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। भारतीय साहित्य पर पश्चिम के प्रभाव पर लंबे समय से प्रश्न उठते रहे हैं, चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं, लेकिन अब ये सवाल नहीं उठते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि पश्चिम का प्रभाव साहित्य जगत पर पूरी तरह से छा गया है और अब इसे लगभग स्वाभाविक मान लिया गया है? वरिष्ठ कवि और चिंतक अशोक वाजपेयी एक आयोजन के बहाने इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। तो देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में मैं एक बौद्धिक आयोजन का कुछ विस्तार से जिक्र करना चाहता हूं, जो हाल ही में दिल्ली में यहाँ के अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित देशिक अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत हुआ, जिसमें हिंदी साहित्य पर पश्चिमी प्रभाव और देशजता
पर विचार विमर्श हुआ 2 दिनों का। ये थोड़ा विचित्र है कि हम इन दिनों पश्चिम के प्रभाव का और साहित्य से पश्चिम के संबंध का शायद ही कभी जिक्र करते हैं। उधर 50-60 के दशक में ये एक लगभग केंद्रीय मुद्दा था और नए साहित्य पर, नई कविता पर इस तरह का आरोप लगता था और उस समय के अकादमिक विद्वान लगाते थे कि वो पश्चिम के प्रभाव में है और इसलिए उसकी आधुनिकता और उसकी भारतीयता संदिग्ध है। वहां से चलकर अब अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की समाप्ति पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब तो पश्चिमी प्रभाव लगभग प्राकृतिक प्रभाव मान लिया गया है। यानी जैसे हम अब भारत में कम, पश्चिम में अधिक रहते हैं। हमारे प्रतिमान, हमारी संस्थाएं, हमारी भाषा, ये सब हम पश्चिम से ही अब पाते हैं और पिछले 75 वर्ष में भी यही पाते रहे हैं। एक दिलचस्प बात आलोचना को लेकर मदन सोनी ने कही। उन्होंने ये स्थापित करने की चेष्टा की और मेरा ख्याल है कि बहुत तर्कपूर्ण ढंग से कि आलोचना मात्र पश्चिम की विधा है जिसको हमने अपनाया है। लेकिन ये विचित्र है कि उस पर पश्चिमी आलोचना की जो सूक्ष्मता, जो जटिलता, जो कई गुथी हुई अंतर्गुम्फित उलझने हैं, उनका हिंदी आलोचना पर कोई प्रभाव नहीं। तो हिंदी आलोचना एक विचित्र उत्पाद है जो कहने को तो पश्चिम के प्रभाव से पैदा हुआ है, लेकिन जिस पर पश्चिम का प्रभाव दरअसल बाकी नहीं है। पर दूसरी ओर उसका भारतीय परंपरा से कोई संबंध नहीं बनता। मदन सोनी ने स्थापित किया कि रामचंद्र शुक्ल से लेकर आज तक इस बात को लेकर कभी कोई चिंता ही व्यक्त नहीं की गई है कि ये आलोचना जो आज हम बरत लिख पढ़ा रहे हैं, वो आलोचना का भारतीय चिंतन से या भारतीय सौंदर्य शास्त्र से क्या संबंध है। हमारी परंपरा टीका की, व्याख्या की परंपरा थी और वो उसका भी हमने लगभग त्याग कर दिया। एकाध कहीं वागीश शुक्ल जैसे आलोचक ने एक अद्भुत चेष्टा की कि उन्होंने राम की शक्ति पूजा की पारंपरिक व्याख्या करने की चेष्टा की। छंद पर कुमकुम नाम से वो पुस्तक प्रकाशित भी है, लेकिन उससे कोई हिंदी आलोचना की दुनिया में खलबली नहीं मची। तो ये कहते हुए भले संकोच हो, पर सच्चाई तो यही है कि हिंदी आलोचना एक पूरी तरह से विचित्र और लगभग जड़हीन व्यवस्था है। अब दूसरी तरफ ये बात भी, और इस बात की ओर भी मदन सोनी ने इशारा किया है कि
जो व्यापक पश्चिम है, जिसमें इलियट और रिल्के और येट्स और प्रूस्ट और बड़े बड़े कवि हैं, उनको आप उपनिवेशवाद के खांचे में नहीं डाल सकते। उन्होंने वैसा उपनिवेश बनाने की चेष्टा भी नहीं की है, बल्कि उन्होंने तो जो एक सामी व्यवस्था थी उसको प्रश्नांकित किया है, उससे अलग गए हैं। एक तरह का आधुनिक साहित्य तो पश्चिम का अधिकांश एक तरह की ब्लेस्फेमी है, एक तरह के धर्मद्रोह से पैदा हुआ है। इस समय जिस तरह की आधुनिकता और भारतीयता में राजनीति में द्वंद्व है या संघर्ष है, वो दोनों ही अपने मूल में पश्चिमी है। यानी जिस आधुनिकता के हम आक्रांत हैं और जिसको वो हमने पश्चिम से नकल करके पाई है, और जिस तथाकथित भारतीयता की कल्पना हम कर रहे हैं और जिसमें राष्ट्र, राज्य और एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा आदि की परिकल्पनाएं हैं, वो सब भी अपने मूल में पश्चिमी हैं। तो हम कहाँ हैं? ये सवाल काफी तीखे ढंग से पूछा जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये पूछा जा रहा है। नंगेपन की एक अलग महिमा है, इसीलिए संपूर्ण रूप से नंगा हो जाने के बावजूद बहुत सारे लोग और भी नंगा होना चाहते हैं। उनका कहना है कि वैश्वीकरण और बाजारवाद के दौर में नंगेपन की कोई लिमिट नहीं रह गई है। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ नाक आहो से बैर में नंगेपन की इस अमिट भूख पर कटाक्ष कर रहे हैं। आजकल नंगेपन की बड़े कदर है सब, और बड़ा उसकी मांग है। उसी पर ये लिखा है, रचना सुनिए, थोड़ी लंबी है पर आपको मजा आएगा। वे नंगे थे, नंगे के तौर पर ही उनको जाना, पहचाना, पुचकारना, दुलारना और दुष्कारना सब चलता था। नंगापन उनकी पहचान थी, समर्पित भाव से नंगे होते थे। नंगे थे, अच्छे खासे नंगे थे, स्वयं से असंतुष्ट से नंगे थे। जितना नंगे थे उससे ज्यादा वो अभी होना चाहते। नंगे थे पर अभी संतुष्ट नहीं थे, अभी लगता है थोड़ा और नंगे हो, थोड़ा और मजा आए। बड़े बेचैन किस्म के नंगे, एक्टिविस्ट किस्म के नंगे कह लीजिए। उन्हें नंगा और होने की बड़ी तमन्ना थी। मेरे पास आए, कहने लगे आप तो बुद्धिजीवी हैं, कुछ करिए हमारे लिए, क्योंकि आजकल आपकी जमात भी अपने नंगेपन के लिए बहुत जानी जाती है। कुछ मदद करें, मैं अभी और नंगा होना चाहता हूँ, मैं अभी और नंगा होना चाहता हूँ, कुछ मुझे बताएं। मैंने कहा अब आप तो नख से शिख तक नंगे हैं, अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची, आप और कितना नंगा होंगे, रहने दीजिए। वे दुखी हो गए। अरे मैं तो आपको समझदार समझ के आया था। हाँ, आप ये वाली बात कर रहे हैं, मुझमें क्षमता है, मुझमें आकांक्षा है, मैं और नंगा हो सकता हूँ, फिर सब है मुझमें। मैंने कहा हमारे एक दोस्त हैं चौहान साहब, वो आपको उनसे अच्छे अच्छे नंगे घबराते, तो हम उनके पास चलते हैं, वो शायद आपकी मदद करें। बोले चलिए। तो हम जाके चौहान साहब के मामले के पास ले गए, जो नंगों की सुनना पड़ती है। वो कह रहे हैं तो आप बुद्धिजीवी हो, कुछ हो, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। मैंने कहा चलिए, हम चलते हैं चौहान साहब के पास। हम चौहान साहब के पास पहुंचे। मैंने चौहान साहब को इनकी समस्या बताया ये और नंगा होना चाहते हैं। उन्होंने उसको बहुत ध्यान से देखा। चौहान साहब ऐसे नंगे हैं खुद कि नंगों से खुदा डरता है, और चौहान साहब से खुदा और भी ज्यादा डरता है। मैं चौहान साहब ने कहा कि बताओ। उन्हें देखा, हाँ यार यानू तुम ठीक तो कह रहे हो। मुझसे बोले ये तो बड़े जबरदस्त नंगे पहले ही हैं, हर कोण से नंगे हैं। सामने से तो खैर नंगे हैं ही, पिछवाड़े से भी नंगे हैं, बगल से देखो तो नंगे हैं, कमाल के नंगे हैं वैसे। पर और एक नंगे को और क्या चाहिए? क्यों भाई आप और नंगा क्यों होना चाहते?
पहले तो चौहान साहब ने ये पूछा, तो उन्होंने बोला साहब ये तो आपकी जनरल नवाजी है कि आप हमें इतना नंगा मानते हैं, पर आजकल के वैश्वीकरण और बाजारवाद के जमाने में कितना भी नंगा हो जाओ कम पड़ता है, कुछ बताइए, मन नहीं भरता। उनने चौहान साहब ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह यार, मैं नंगे होने के तुम्हारे जज्बे और तड़प को सलाम करता हूँ। अरे आज देश इस जगह है, उस जगह है जहां कोई नंगा और नंगा होना चाहे तो उसके लिए अनंत अवसर है। नंगेपन की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है संविधान ने, और की भी होती तो सरकार उसका संशोधन कर देती, संविधान संशोधन कर देती। मैं सहमत हूँ, आप और नंगा हो सकते, वो खुश हुए। देखा साहब, आप कहते थे हम नंगे नहीं हो सकते, या आपके दोस्त कहते हैं और नंगे होने की गुंजाइश है। हाँ हाँ सर, बताइए बताइए कैसे नंगा हो सकते। चौहान साहब ने मेरी पीठ पे हाथ रखा, बोले यार ये हैं अभी नादान, नंगे के खेल के रिजर्व खिलाड़ी भी नहीं है प्रॉपरली, तो इनको छोड़, इनकी कच्ची लोई है नंगेपन में, इनको छोड़िए। ये कपड़े उतारने को ही नंगापन मानते हैं, बताइए। ये नहीं जानते कि कपड़े पहनकर आदमी बहुत ज्यादा नंगा हो सकता है। नंगाई अब इस देश में एक जीवन मूल्य बन गया है, अटल है नंगाई अब, क्योंकि नंगाई का तला ही नंगों ने गायब कर दिया है। अब आप कितना भी गहरे उतरना चाहें तल नहीं मिलेगा, कितना भी नंगा हो सकते। नंगेपन के लिए कुछ नहीं चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, बेशर्मी चाहिए, वो आप में है ही। अरे हम में बहुत है सर, बताइए बताइए सर, बताइए मुझे नंगापन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए सर। चौहान साहब ने एक बहुत सूत्र वाक्यों में कुछ बात कही, वो आपको बताता हूँ। जहां ये रचना खत्म होती है वहां ये रचना खत्म होती है। चौहान साहब ने नंगेपन का मानो निचोड़ प्रस्तुत कर दिया। वे बोले, देखो हर शख्स की नंगेपन की परिभाषा अलग हो सकती है। प्रायः वो अपनी परिभाषा की सीमा में ही नंगा होकर रुक जाता है। सोचता है कि हम तो खूब बोलिए। बड़ी तादाद में तो वो लोग हैं जो कपड़ों के नीचे नंगे, वे ढके हैं पर नंगे, वे कपड़ों की, और कुछ हैं जो नंगे हैं और कपड़ों की परवाह नहीं करते, वे एलानिया नंगे होते। फिर कुछ अलफ नंगे हैं, और कुछ ऐसे नंगे हैं जो खाल के नीचे भी उतने ही नंगे हैं। और सबसे बड़े नंगे तो अब वो हैं जिनका नंगापन उनकी आत्मा तक उतर गया है, आत्मा तक उतर गया। ऐसे नंगे भी हैं। इनको आप अलफ नंगा, नंग धड़ंग कहने से ये परिभाषित नहीं होते, इनकी परिभाषा के बियॉन्ड है। ये गजब के लोग हैं। आज की राजनीति, समाज, साहित्य, बुद्धिजीवियों में वे नंगे ही छा रहे हैं जिनकी आत्मा तक नंगी है, नंगेपन को नए नए विस्तार दे रहे हैं। ये मानते हैं कि जमीन पर तो बहुत नंगाई हो गई, अभी आसमान बाकी है, अभी तीनों लोक बाकी है, अभी 10 दिशाएं बाकी है। तुम कभी इस ग्रुप में शामिल हो ना जिनकी ये सोच है। हमसे उम्मीद मत करो, हम नंगे जरूर हैं पर इनके बराबर कोई नंगा नहीं। तो देखो नंगों का कॉलिजन में घुस जाओ, वे उत्साहित हो गए। हाँ सर, आपने ठीक कहा, मैं इधर उधर समय नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जाता हूं। चौहान साहब जब किसी की पीठ थपथपा दें तो उसके उत्साह का तो कहना ही क्या, और गदगद होने के अलावा इस नंगे के पास कुछ था भी नहीं, ये चला गया। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।